तरह से करेंगे हम। देखो, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रही हूँ मैं। तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर स्टूडेंट्स डेटा इन अ फाइल। तो हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो हम एक फाइल में सेव करें, ठीक है। बट ये कौन डालेगा, ये डेटा यूजर से जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम एक यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हम बोलते हैं प्रिंट एंटर रोल नंबर। उससे हम एक रोल नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। फिर हम लेते हैं प्रिंट एंटर नेम। नेम भी हमने यूजर से इनपुट ले लिया। और फिर हम लेते हैं सिटी। मान लो ये 3 चीजें हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, सिटी भी हमने क्या करा, इनपुट ले लिया। अब अब हमारा काम है कि ये जो हमने डेटा इनपुट लिया है इसको हम फाइल में स्टोर कराएं। तो मुझे बताओ जल्दी से, फाइल ओपन करने का क्या सिंटेक्स होता है? चैट पे सब लिखो। अगर मेरे को यहाँ पे फाइल ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगी, किस तरह से मेरी फाइल ओपन होगी? एवरीवन प्लीज राइट, ये हमने कल पढ़ लिया है ऑलरेडी। अगर मुझे फाइल ओपन करनी है राइट मोड में, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सारा डेटा एक फाइल में राइट करना चाहती हूँ, किस तरह से होगा? यस, वेरी गुड दीपक। यस। सिमरन, आर क्यों होगा बेटा, डब्ल्यू नहीं होगा? वी आर गोइंग टू राइट इन द फाइल ना। ये सारा का सारा जो डेटा है जो हम यूजर से लेंगे ये हम राइट करेंगे ना फाइल में। तो इट शुड बी डब्ल्यू मोड। हाँ, ठीक है। तो फाइल कैसे ओपन होती है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ इक्वल्स टू ओपन। और मैंने एक सिंटेक्स और बताया था, क्या? विद ओपन, याद है? इसमें क्या फायदा होता है हमें इस वाले सिंटेक्स में? सब लोग चैट पे बताओ। अगर हम विद ओपन सिंटेक्स यूज करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा? राइट इन द चैट। क्लोज नहीं करना होता, यस। हमें बार बार फाइल डॉट क्लोज नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। जैसे ही ये विद ओपन ब्लॉक एंड होगा ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगी। यस, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर विद ओपन का सिंटेक्स यूज करी हूँ। आप नॉर्मल जो सिंटेक्स होता है उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मैं अपनी फाइल का नाम रख रही हूँ स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल में मेरा डेटा राइट हो जाए। ठीक है, और मैं राइट नहीं, मैं यहाँ पे अपेंड करूंगी। मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझा दिया था लास्ट क्लास में, डब्ल्यू और ए में क्या फर्क होता है। तो मैं चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स का डेटा अपेंड होता जाए, तो मैंने यहाँ पे ए यानी कि अपेंड मोड यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा डेटा हम डालेंगे अपनी फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर डेटा डालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डॉट राइट। ठीक है, यहाँ पर हमें एक वो देना पड़ेगा कि हमें इस फाइल पॉइंटर को किस नाम से यूज करना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया एफ। अब मैं यहाँ पर राइट करना चाहती हूँ क्या? तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर राइट करना चाहती हूँ। फिर मैं राइट करना चाहती हूँ नेम। और फिर मैं राइट करना चाहती हूँ सिटी। इसी तरह से हम राइट करते हैं। तो एफ डॉट राइट फंक्शन क्या करता है हमारा, राइट कर देता है। आप चाहो तो आप इसको एक लाइन में भी राइट करा सकते हो, रोल, ठीक है, फिर उसके बाद नेम और उसके बाद सिटी। आप इस तरह से एक राइट में भी लिख सकते हो। मैंने 3 राइट लिखे, एक बार रोल नंबर राइट करने के लिए, एक बार नेम राइट करने के लिए, एक बार सिटी राइट करने के लिए। ठीक है, अब अब एफ डॉट क्लोज करने की मुझे जरूरत नहीं। अब जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट डेटा
saved successfully। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ, रोल नंबर मैंने डाला 12, नेम मैंने डाला अमित, मार्क्स सिटी मैंने डाला दिल्ली, एंटर किया, देखो एरर आया। अब ये एरर पढ़ो है क्या, ये एरर बोल रहा है राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str नॉट इंट। इसका ये मतलब होता है कि आप जब भी फाइल में डेटा राइट करते हो तो फाइल जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा लेता है, और टेक्स्ट का मतलब होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेता है। तो ये एरर इसका है कि मेरा जो रोल नंबर है वो इंटीजर है, और मैं जो फाइल में डेटा राइट कराती हूँ वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा वाइल राइटिंग, ताकि मेरा ये डेटा स्टोर हो जाए। समझ में आया क्या क्या प्रॉब्लम थी? बाय जो फाइल में जब हम डेटा राइट कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। और क्योंकि मेरा नेम और सिटी तो पहले से ही टेक्स्ट फॉर्मेट है यानी कि स्ट्रिंग है, तो इसलिए इस पे एरर नहीं आया। रोल नंबर मेरा इंटीजर है, इसलिए उसने एरर दिया कि आप इंटीजर को डायरेक्टली राइट नहीं कर सकते, तो मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट किया, और अब अगर हम इसको रन करके देखें तो 1 निशा दिल्ली, ये डेटा सेव सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा आया। तो मेरी यहाँ पे देखो students.txt नाम की फाइल बन गई होगी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये देखो यहाँ पे बन गई, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, और इसके अंदर ये आ गया 1 निशा दिल्ली। अब ये बिल्कुल एक साथ आया है ना। अगर मैं चाहती हूँ ये अलग अलग लाइन में आए, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ ये अलग अलग लाइन में आए या इनके बीच में स्पेस आए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज, या तो हम डायरेक्टली स्पेस से कॉन्कैट कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्लैशन लगा देती हूँ सब में। राइट मोड लगा देती हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि पुराना वाला हट के नया वाला आ जाए। तो अब ये क्या होगा, ये हर एक के बाद स्लैशन यानी कि एक न्यू लाइन का कैरेक्टर चला जाएगा। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। चला गया, चेक करते हैं, देखो आ गया अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डेटा सेव करा सकते हो एक फाइल के अंदर। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हमने कल ही किया था, तो उसी को मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया है एक और एग्जाम्पल के साथ। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। समझ में आया? से यस और नो? ओके, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज हम सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है इसको मैं समझाती हूँ सबसे पहले। आप लोगों ने, मैं एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पर गए, आपको किसी वेबसाइट का लिंक मिला, आपने उस लिंक पे क्लिक किया। कभी कभी होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो उसका पेज ओपन नहीं होता, और वहां पे लिख के आता है 404 नॉट फाउंड, ऐसा लिख के आता है कभी कभी। या फिर ऐसा लिख के आता है द वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। ये देखा है किसी ने कभी? ऐसी प्रॉब्लम देखी है आपने? कभी किसी लिंक पे क्लिक किया हो, वो लिंक अवेलेबल ही ना हो, तो वहां पे लिख के आ जाएगा 404 नॉट फाउंड, या फिर आ जाएगा द वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी वेबसाइट में कोई बग आया होता है। ठीक है, कोई एरर आई होती है, कोई बग आया होता है। अब वो एरर वाली बग वाली वेबसाइट तो डिप्लॉय नहीं कर सकते है ना, वो नहीं चाहेंगे ना कि लाइव वेबसाइट हमारी जो चले वो एरर से भरी हुई हो, है ना, कि भाई हम क्लिक कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग यूज कर रहे होते हैं। तो एरर हैंडलिंग में क्या होता है, अगर उनके किसी भी पार्ट ऑफ कोड में एरर आया होता है जो कि यूजर को अफेक्ट कर रहा होगा, या यूजर को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, या काम नहीं कर रहा होगा सही से, तो वो अपनी वेबसाइट को डाउन कर देते हैं। मतलब वो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं कि अगर एरर आए तो ये पेज दिखा दो, अगर इस वेबसाइट में एरर है
तो उसके बजाय ये वाला पर्टिकुलर पेज शो कर दो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एरर हैंडलिंग। अब हम एरर हैंडलिंग करते क्यों है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एरर होता क्या है, तो देखो दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है सिंटेक्स एरर और एक होता है एक्सेप्शन। तो पहले हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेप्शन और सिंटेक्स एरर में। फिर हम समझेंगे कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंटेक्स एरर क्या होता है। तो इसको सबको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा डेफ माई फंक्शन, ठीक है, और इस ये फंक्शन में मैंने इंडेंटेशन नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। तो आप देखो मेरा जो वीएस कोड के एडिटर का लिंटर है, इसको लिंटर बोलते हैं। लिंटर का मतलब क्या होता है, जो आपके वीएस कोड या कोई भी आप एडिटर यूज करते हो, तो देखो ये रेड कलर से आ गया, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आपने कोई सिंटेक्स एरर दे रखा है। तो जब भी हम सिंटेक्स में कोई गड़बड़ करते हैं तो इसको बोला जाता है सिंटेक्स एरर। और ये जो मेरा प्रोग्राम है ये कंपाइल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं पे एरर आ गया। अब अगर मैं इसको रन भी कर दूंगी तो ये तो कंपाइलेशन एरर ही है, ये सिंटेक्स एरर है। यानी ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर तब आता है जब आप एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट ही फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। मतलब जैसे फंक्शन डिफाइन करने को बोला गया आप वैसे कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी एरर आएगा वो होगा सिंटेक्स एरर। इसके अलावा मान लो आपने ऐसे लिख दिया, आपने हेलो में डबल कोट्स ओपन तो करे बट आपने क्लोज नहीं किया, तो ये भी क्या है, सिंटेक्स एरर है। देखो अगर मैं इसको भी रन करूंगी तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर समझ में आ गया क्या हुआ, जब हम प्रोग्रामिंग के रूल को वॉयलेट कर दें, ठीक है, हमने ब्रैकेट हमने क्या करा, कोलन नहीं लगाया, या हमने कोट्स ओपन करे बंद नहीं करे, ठीक है, या हमने ये ब्रैकेट ओपन करा बट ब्रैकेट क्लोज नहीं करा, तो इस तरह के जो एरर आते हैं उनको बोला जाता है सिंटेक्स एरर। समझ में आया व्हाट इज सिंटेक्स एरर। तो जब सिंटेक्स एरर आएंगे तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपके एडिटर पे ही रेड कलर का जो लिंटर होता है वो बता देगा कि भाई ये प्रोग्राम में तो यहाँ पे गड़बड़ है, सिंटेक्स स्ट्रक्चर में ही आपने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। ये होता है हमारा सिंटेक्स एरर, जिससे हमारा जो कोड है वो आगे कंपाइल ही नहीं होता, क्योंकि हमने लैंग्वेज को रूल को वॉयलेट किया होता है। बताओ समझ में आया व्हाट इज सिंटेक्स एरर। ओके, ठीक है। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे, कि हम एक्सेप्शंस किसको बोलते हैं। देखो एक्सेप्शंस या एक दूसरी कैटेगरी ऑफ एरर होती है जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। इसका मतलब क्या है कि आपने सिंटेक्स वाइज बिल्कुल सही लिखा होगा आपका प्रोग्राम, बट आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल गड़बड़ होगी। आपने अपने प्रोग्राम का सिंटेक्स तो सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, बट लॉजिकली आपने अपना प्रोग्राम गलत लिखा है। वो उस टाइम पे जो एरर आती है उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे इसको भी कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ये नहीं लगाया तो ये मेरा क्या है, सिंटेक्स एरर है। ये मेरा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स। मतलब जिसमें आपका कोड कंपाइल हो जाता है, मतलब आपके कोड में सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है, बट आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। तो देखते हैं, तो एक्सेप्शन आर रन टाइम एरर्स जो हमारे रन टाइम पर आए। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। तो मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और उसमें मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1 6 7, ठीक है। अब मान लो मैं प्रिंट कर रही हूँ लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पे क्या है, तो कोई एरर है इस प्रोग्राम में, क्या इस प्रोग्राम में कोई एरर है, प्लीज बताओ। ये कोड चलेगा चलाऊंगी तो, यस, ये कोड रन करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला कि लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट कर दो, तो इसके 0 इंडेक्स पे तो है, कोई एलिमेंट तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगी तो ये बिल्कुल 1 जो है
यानी कि जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपने लिखा लिस्ट 1 के 30 इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट करो, तो मुझे ये बताओ ये सिंटेक्स एरर तो नहीं है? देखो यहाँ पे कुछ भी रेड कलर से हाईलाइट नहीं हुआ, तो ये सिंटेक्स एरर नहीं है। बट क्या ये मेरा प्रोग्राम चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 30th इंडेक्स है वो अवेलेबल ही नहीं है। समझ में आया? 30th इंडेक्स तो अवेलेबल ही नहीं है, इंडेक्स तो सिर्फ 0 है, 1 है और 2 है। तो अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूंगी जो है ही नहीं, तो देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, पढ़ो इसको। इस एरर का नाम है इंडेक्स एरर। तो ये हमारी क्या होती है? एक्सेप्शन। क्योंकि देखो कंपाइल हो गया है, यहाँ पे कोई रेड कलर से मुझे एरर नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगी तब ये मेरे को रन टाइम पे एरर शो करेगा। तो ये हमारी एक्सेप्शंस होती हैं। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बताओ, डिफरेंस समझ में आया सिंटेक्स एरर में और एक्सेप्शन में? एक्सेप्शन में आपने पूरा सही सिंटेक्स लिखा हुआ है, बट वो कोड लॉजिकली गलत है। ठीक है, ये कोड लॉजिकली सही भी हो सकता है कब? जब मान लो मेरी लिस्ट 1 में 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तब मेरा ये कोड चल जाएगा। लेकिन मेरी लिस्ट 1 में क्योंकि डेटा ही कम है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लॉजिकल एरर है। आया समझ में? ओके। अब हम देखते हैं कि हम और कितने तरह के एरर्स होते हैं पाइथन के अंदर। देखो पाइथन में बहुत सारे एरर्स हैं, हजारों लाखों एरर्स हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथन कोई छोटी लैंग्वेज तो है नहीं। अभी ये तो पाइथन है, इसके बाद तो वेब के लिए अलग लाइब्रेरीज होती हैं, डेटा साइंस के लिए अलग लाइब्रेरीज होती हैं, एआई के लिए अलग लाइब्रेरीज होती हैं, है ना? तो एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, जो हर जगह यूज होगा। और इसका रीजन क्या है, आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप रेक्टिफाई कर पाओ। अगर आप कोई एरर देखो तो आप रेक्टिफाई कर पाओ कि ये एरर का रीजन क्या है। ठीक है, ये एरर का रीजन क्या है, ये आप रेक्टिफाई कर पाओ। लाइब्रेरी कब पढ़ोगे बेटा? पहले पाइथन खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, और लाइब्रेरी आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं ये एक्सेप्शन? ताकि हमें पता चले कि कौन सी जो एरर है उसका मीनिंग क्या है, ताकि जब भी हम फ्यूचर में वो एरर फेस करें तो हमें पता हो कि ये एरर किस वजह से आ रही है और इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैटेगरी देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स यानी कि कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ एरर, कितने तरह की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है सिंटेक्स एरर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये समझाने की जरूरत नहीं है। जब भी सिंटेक्स में कोई गड़बड़ है तो वो आता है हमारा सिंटेक्स एरर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी एरर होती है जीरो डिवीजन एरर। अभी हम देख रहे हैं एरर क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कि हम इस एरर को हैंडल कैसे करें। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि है क्या। तो अब जीरो डिवीजन एरर, तो ये जीरो डिवीजन एरर क्या है इसको समझते हैं। तो हमें पता है कि जब डिवीजन में जब डिनोमिनेटर 0, तो बताओ आंसर क्या आएगा? अगर हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? चैट पे टाइप करो सब। अगर हम किसी को भी 0 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? सब बताओ बेटा, एक ही बच्चे को पता है पूरी क्लास में? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या आंसर आता है? एक ही बच्चे को पता है पूरी क्लास में? इन्फिनिटी, हाँ। नॉट डिफाइंड, बाकी? हाँ, इन्फिनिटी, यस। इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, दोनों सही है। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये एरर है ना, क्योंकि मैं इन्फिनिटी को कैसे प्रिंट कराऊं? क्या आप इन्फिनिटी प्रिंट कर सकते हो? कैन यू प्रिंट इन्फिनिटी? नो। तो ये हमारी क्या है? जीरो डिवीजन एरर है। तो अगर सपोज करो आप इस तरह से प्रोग्राम बना रहे हो, आप लिख रहे हो प्रिंट एंटर न्यूमरेटर, अब ये जो एरर है ना, ये जानबूझ के नहीं आएगी, बट हो सकता है कभी यूजर ने गलती से डिनोमिनेटर डाल दिया हो, तब ये एरर आ सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला एंटर न्यूमरेटर,
फिर हमने डिनोमिनेटर एंटर करवाया, ये हमने मान लो इस वेरिएबल में डाल दिया। अब हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें मैं डिवाइड करना चाहती हूँ, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ रिजल्ट। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ, न्यूमरेटर डाला 20, डिनोमिनेटर डाला 2, कोई एरर नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पर गलती से भी डिनोमिनेटर 0 डाल दिया, न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 0, तो देखो क्या एरर आया, 0 डिवीजन एरर दिख रहा है यहाँ पे। कभी भी कोई भी एरर आती है तो पाइथन में ना एरर ऐसे दिखता है, पहले आता है एरर का नाम, फिर कोलन आता है एरर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता चला कि हमारा एरर इसलिए आया क्योंकि हमारा मॉड्यूलो बाय 0 एरर है। मॉड्यूलो बाय 0 का मतलब यू आर गोइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, तो इसमें आती है 0 डिवीजन एरर। आया समझ में? अभी हम सिर्फ एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम देखेंगे इन्हें हैंडल कैसे किया जाए। बताओ ये समझ में आया? 0 डिवीजन एरर कब आएगा? जब भी डिनोमिनेटर 0 डालोगे आप डिवीजन में, तब हमेशा आपको कौन सा एरर देखने को मिलेगा? 0 डिवीजन एरर। इसके बाद आते हैं टाइप एरर, ठीक है। तो ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारी एरर्स हैं, बट ये एरर्स हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली आपको मिलेंगी, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टाइप एरर क्या होता है? जब आप एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो उस डेटा टाइप के लिए बना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 स्ट्रिंग्स को माइनस कर सकती हूँ? बताओ इसका आंसर आएगा क्या? क्या a माइनस बी हो सकता है पॉसिबल? नो। क्यों? रीजन बताओ। रीजन बताओ क्यों नहीं हो सकता? बोलो। हाँ, स्ट्रिंग में कैलकुलेशन नहीं हो सकती, स्ट्रिंग में अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते, यस, एक्सेप्ट प्लस, क्योंकि वहां पे प्लस का मीनिंग चेंज हो जाता है ना, वहां पे प्लस का मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके अलावा आप स्ट्रिंग्स में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्लस। और प्लस भी वहां पे कॉन्कैटिनेशन की तरह यूज होता है, ना कि अरिथमेटिक एडिशन की तरह, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी a माइनस बी, तो मेरा क्या आएगा? यहाँ पे इस एक मिनट कमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या है? टाइप एरर। टाइप एरर कब आता है? जब आप एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करो जो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अगर मैं लिखूंगी प्रिंट 3 प्लस ए, बताओ ये एरर है? 3 प्लस ए, यस मैम एरर है। हाँ, रीजन क्या है बेटा? क्या मैम एक रीजन है स्ट्रिंग है, इसका? एक इंटीजर है। वेरी गुड। एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, और एक स्ट्रिंग और एक इंट कभी भी जुड़ नहीं सकते। वेरी गुड सक्षम। तो अगर मैं इस कोड को भी चलाऊं तो ये भी मेरा क्या है? एरर है। और किस तरह का एरर? टाइप एरर। समझ में आया? तो टाइप एरर कब आता? जब आप एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओ जो उस डेटा टाइप के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं एक लिस्ट में 2 ऐड करना चाहूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक लिस्ट है, इन सब में 2 ऐड हो जाए, मैं यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया प्रिंट लिस्ट 1 प्लस 2, मैंने इसमें जोड़ा, ये नहीं होगा, ये भी एरर है। ये सारे एग्जांपल्स हैं टाइप एरर के, ठीक है। देखो एरर आया, दोबारा से क्या आया? टाइप एरर। उसका रीजन ये है कि आप एक लिस्ट ऐसे कॉन्कैट हो जाएगा ये, लेकिन आप एक लिस्ट में एक इंटीजर को नहीं जोड़ सकते। देखो अब ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ने का क्या मतलब है? कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कोई इंटीजर जोड़ दो, स्ट्रिंग जोड़ दो, तो ये क्या है? आपका टाइप एरर। आया समझ में? टाइप एरर समझ में आ गया? आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो उस डेटा टाइप के लिए बना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड टाइप एरर, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेम एरर। नेम एरर बहुत आसान है। देखो नेम एरर क्या होता है? सपोज करो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, फिर मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है।
और मैंने प्रिंट कराते टाइम z की जगह गलती से मैंने प्रिंट करा दिया s। अब s नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना, s नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, मेरे पूरे प्रोग्राम में s नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो जब मैं अगर इसको रन करूंगी तो ये आ गया नेम एरर। इसका मतलब आप, नेम एरर का मतलब क्या है, आपने उस चीज को डिफाइन नहीं किया और आप उसे यूज कर रहे हो, मतलब आपके प्रोग्राम में एस कहीं भी डिफाइन नहीं है और आप उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये होता है क्या, हमारा नेम एरर। मतलब ये वेरिएबल जो है ये आपके स्कोप में है ही नहीं, तो और आप उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेम एरर का। रुको मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ कि ये नेम एरर है। यहाँ पे हमारा फोर्थ टाइप नेम एरर, ठीक है। तो और नेम एरर क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट लिया या मैंने एक स्ट्रिंग लिया, मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया ABCDE, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग पर रिवर्स फंक्शन अप्लाई करूं, ठीक है, और अब मैं प्रिंट कराऊं s को, और मैं चाहूंगी कि मेरी ये जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाए। अगर मैं अब इसको रन करती हूँ, अच्छा ये एट्रीब्यूट एरर है। हाँ देखो, एट्रीब्यूट एरर का मतलब क्या होता है, हमने देखा होगा कि जो स्ट्रिंग है ना, अच्छा मुझे बताओ आप स्ट्रिंग रिवर्स कैसे करते हो। अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना हो तो आप स्लाइसिंग की मदद से ही करते हो, क्योंकि स्ट्रिंग में ना रिवर्स नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो एट्रीब्यूट एरर जब आता है इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो उसका पार्ट ही नहीं है। जैसे अगर मान लो ये लिस्ट होता, अगर मान लो ये लिस्ट होती ऐसे, ध्यान से देखना, अगर ये लिस्ट होता तो अब लिस्ट में रिवर्स फंक्शन चल जाता, क्यों, क्योंकि लिस्ट के अंदर रिवर्स फंक्शन पहले से डिफाइन है, तो अब एरर नहीं आता। देखो अब ये रिवर्स भी हो गया, मेरी लिस्ट रिवर्स हो गई, लेकिन क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में रिवर्स नाम का फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो जब वो डिफाइन ही नहीं है तो वो काम भी नहीं करेगा। तो इस तरह का एरर कहलाता है एट्रीब्यूट एरर, मतलब वो अवेलेबल नहीं है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये होता है एट्रीब्यूट एरर। बताओ समझ में आया। ये नेम एरर जैसा ही है। नेम एरर में क्या है कि ये एस अवेलेबल ही नहीं है ना, और एट्रीब्यूट एरर में भी क्या है कि रिवर्स अवेलेबल ही नहीं है, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। समझ में आया एट्रीब्यूट एरर, प्लीज बताइए। हाँ, तो जब आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहां पर हम एट्रीब्यूट एरर आ जाता है। इसके अलावा होता है हमारा इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर अभी हमने देखा थोड़ी टाइम पहले। इंडेक्स एरर क्या होता है, जब हम एक ऐसा इंडेक्स लें जो आउट ऑफ रेंज है। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20, 30, 50, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि भाई पॉप कर दो। पॉप क्या होता है, डिलीट करना, है ना। मैं बोलती हूँ पॉप कर दो जो इंडेक्स नंबर 9 पर है, वो डेटा पॉप कर दो। एक सेकेंड, और मैं x को प्रिंट करा रही हूँ, और फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ x की 10th पोजीशन को। तो अब यहाँ पे मेरा इस वाले लाइन में भी एरर आएगा, ठीक है। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो पॉप में ही एरर आ गया, क्योंकि पॉप में मैं 9 इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट करने को बोल रही हूँ और 9 इंडेक्स तो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये भी एरर है। और अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ये जो मैंने लिखा है x के 10th पोजीशन पे जो है वो प्रिंट कराओ, ये भी एरर है। x इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, ये कमेंट नहीं हुआ क्या, x डॉट पॉप। एक, देखो आ गया। अभी 10 वाले में भी एरर आ गया कि आउट ऑफ रेंज है। तो इस तरह से जब आप कोई इंडेक्स दो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसको हम बोल देते हैं इंडेक्स एरर। समझ में आया। ये आप टपल में भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि टपल में भी इंडेक्सिंग होती है, स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं की एरर। की एरर क्या होता है? देखो, अगला है की एरर। मुझे बताओ की और वैल्यू कौन से डेटा टाइप में होता है? ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसमें की और वैल्यू होता है? नाम बताओ। डिक्शनरी। वेरी गुड, डिक्शनरी। यस, डिक्शनरी में हमारा की और वैल्यू होता है। तो की एरर तब आती है जब हम एक की को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट के नाम से और मैंने यहाँ पर लिखा आईडी और नेम, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ नेम को, बताओ नेम कैसे प्रिंट होगा? अगर मुझे इस डिक्शनरी में नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, बताओ कैसे होगा? एवरीवन बताओ, मुझे इस डिक्शनरी में से नेम की वैल्यू यानी कि हर्ष प्रिंट कराना है, क्या लिखना पड़ेगा? बताओ। लिखो चैट पे, क्या लिखना पड़ेगा अगर नेम की वैल्यू को प्रिंट करना है तो? स्टूडेंट डॉट वैल्यू नेम? नहीं बेटा, गलत है। ये स्टूडेंट में ब्रैकेट क्यों है? स्टूडेंट में ब्रैकेट नहीं आएगा। भूल गए बच्चों? नया पढ़ते पढ़ते पुराना भूल गए? अगर मेरे को नेम चाहिए तो क्या लिखना होता है? पहले डिक्शनरी का नाम लिखना होता है, फिर प्रॉपर्टी लिखनी होती है, यही तो होता है। और अगर अब हम इसको रन करेंगे तो ये हर्ष प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि नेम नाम की एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ नेम वन, अब नेम वन नाम की क्या की है मेरे पास? नहीं। तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा? की एरर आया। देखो, की एरर। की एरर का मतलब है ये पर्टिकुलर की प्रेजेंट ही नहीं है जिससे आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये की प्रेजेंट ही नहीं है आपके डिक्शनरी में। अब समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है। इसके अलावा बेटा अगला एरर होता है हमारा इनपुट आउटपुट एरर। ठीक है, अभी इनपुट आउटपुट एरर कब आता है मैं बताती हूँ। जैसे मान लो हमने एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये था, है ना। अब मान लो मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पे आर लिख दूँ गलती से, ठीक है, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, आर का मतलब क्या है कि मैं फाइल को रीड मोड में खोल रही हूँ, बट एक्चुअली में मैंने राइट करने का कोड लिखा है। बट मेरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, गलती से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रीड मोड लिख दिया। अब अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ तो ये देखो बेटा आईओ एरर आया, आईओ डॉट अनसपोर्टेड ऑपरेशन, इनको बोला जाता है आईओ एरर। जब भी हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं और हम इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी एरर्स आते हैं उनको बोलते हैं आईओ एरर। किसी को समझ में आया ये एरर क्यों आया? बताओ, इस प्रोग्राम में एरर क्यों आया? रीजन बताओ सब। मैंने W की जगह R लिख दिया, एरर क्यों आया? रीजन बताओ। आईओ एरर क्यों आया? हाँ, क्योंकि मैंने फाइल को तो रीड मोड में खोला और मैं उसमें राइट करने जा रही हूँ, तो ये गलत है ना। अगर आप फाइल को रीड मोड में खोल रहे हो तो आप रीड करने का कोड लिखो, और अगर आप फाइल में राइट कर रहे हो तो आप राइट करने का कोड लिखो। आया समझ में? मैंने यहाँ पे तो बोला कि मेरे को फाइल रीड करनी है और मैं यहाँ पर फाइल में डेटा राइट कर रही हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि आप रीड मोड में राइट कैसे कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड आईओ एरर। समझ में आ गया? इनपुट आउटपुट एरर। इनपुट आउटपुट एरर समझ में आ गया जब भी हम फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो मान लो मेरी फाइल ओपन ही नहीं हो रही, मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैं एक फाइल रीड करने की कोशिश कर रही हूँ,
ओपन, और फाइल का नाम है मान लो hello world.txt, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये फाइल रीड हो। अब मेरे पास hello world.txt नाम की कोई फाइल नहीं है, मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। तो क्या ये रीड होगा? सब बताओ, एरर आएगा कि नहीं? मैं क्या कर रही हूँ, hello world.txt फाइल के नाम फाइल में से रीड करने की कोशिश कर रही हूँ डेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो फाइल है ये मैंने बनाई ही नहीं, ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो मुझे बताओ क्या होगा, एरर आएगा कि नहीं? और मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, एरर आएगा या ब्लैंक आएगा या कुछ नहीं आएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये वाली फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जो मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। बताओ क्या होगा, एरर आएगा या ब्लैंक आउटपुट आएगा? ओके, ये एरर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस फाइल को आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ब्लैंक बेटा तब आता जब इस फाइल में, जब ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है और इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तब ब्लैंक आता। समझ में आया? मान लो मैं इस नाम की फाइल बना देती बट इस फाइल के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, एम्प्टी फाइल पड़ी हुई है, तब ब्लैंक आउटपुट आता। लेकिन क्योंकि ये फाइल ही नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एरर है। तो ये जितने भी ये फाइल नॉट फाउंड एरर, आईओ एरर, ये सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? इनपुट आउटपुट एरर की कैटेगरी में आते हैं। आया समझ में? मैम अगर कोई फाइल बनानी होती तो वो ऐसे बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे बेटा अगर फाइल क्रिएट करनी हो तो आप एक्स लिख दोगे। कल वाली क्लास में नहीं थे सेक्शन, कल पूरा पढ़ाया था बेटा ये। मैम अगर मैं आपको ये 2 दिन फाइल, से नहीं हूँ, मैं कहीं गया हुआ था। अच्छा, अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर बस एक्स लिख दो, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो अभी hello world डॉट txt नाम की कोई फाइल नहीं है। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगी तो ये देखो मेरी फाइल बन गई, दिख रहा है ये देखो जहाँ यस पे मैम। मेरा कर्सर है। तो फाइल इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, और ये एम्प्टी फाइल है, इसमें भी कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो कोई भी ओके। फाइल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, फिर बाद में आप उसमें डेटा रीड या राइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके मैम। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। ये है, इस पर्टिकुलर को बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड एरर। और जो हमने उस टाइम पढ़ा था कि रीड मोड राइट मोड, उसमें होता है हमारा इनपुट आउटपुट एरर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आईओ एरर कब आता है, ठीक है। तो आईओ एरर हमारा आता है व्हेन रीडिंग और राइटिंग अ फाइल रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन ऑन अ फाइल फेल्स। जब भी रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन फाइल में फेल हो जाए ड्यू टू इनपुट आउटपुट एरर या मोड एरर, ठीक है। एनीथिंग बेसिकली, जब ये फेल हो जाए किसी भी रीजन से, आप ना रीड कर पाओ ना आप राइट कर पाओ ड्यू टू एनी रीजन, तो वो होती है हमारी आईओ एरर, ठीक है। इसके अलावा एक होती है हमारी इम्पोर्ट एरर। इम्पोर्ट एरर या फिर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये क्या होती है? इम्पोर्ट एरर या मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर क्या होती है? देखो, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था इम्पोर्ट मैथ, याद है? और फिर हम लोग लिखते थे प्रिंट, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को मैथ पे SQRT निकालना है, मेरे को 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखते थे और ये हमारा स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इम्पोर्ट एरर तब आता है जब मैं एक ऐसी लाइब्रेरी इम्पोर्ट करूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गलती से मैथ की जगह मैथ्स लिख दिया, मैंने गलती से यहाँ पे मैथ की जगह क्या लिख दिया, मैथ्स। अब मैथ्स नाम की लाइब्रेरी पाइथन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा जो एरर आएगा वो इस तरह का आएगा, देखो आ गया, इम्पोर्ट एरर आ गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड। आया समझ में? तो जब आप एक ऐसी लाइब्रेरी या ऐसा कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तब उसमें क्या होएगा हमारा, बताओ?
import या मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आएगा। समझ में आ गई एरर की कैटेगरी सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, अब बात आती है कि हम इनको हैंडल किस तरह से करेंगे। ठीक है, हैंडल किस तरह से करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले समझते हैं कि हमें हैंडल करना क्यों है। देखो बेटा, इसमें मैंने अभी तक जितना कोड लिखा, मैंने कोई एरर हैंडलिंग की कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन फिर भी मुझे पता चल रहा है कि एरर कहाँ पर है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं वापस से, और अब हम समझते हैं व्हाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को वापस से चलाते हैं, और इसके आगे ना मैं कुछ और स्टेटमेंट्स डाल देती हूँ। मेरे को मान लो हे प्रिंट करना है, फिर मेरे को हेलो प्रिंट करना है, फिर मेरे को वेलकम प्रिंट करना है, मान लो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रुका नहीं है। मेरे प्रोग्राम में इस रिजल्ट प्रिंट करने के बाद और स्टेटमेंट्स भी हैं जिनको मुझे चलाना है। ठीक है, बट पाइथन क्या करता है, पाइथन ना इंटरप्रेटर है, तो वो लाइन बाय लाइन काम करता है, और पाइथन को जिस भी लाइन में एरर आ जाएगा ना, तो उस लाइन के आगे की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। दोबारा समझो, पाइथन एक इंटरप्रेटर है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसको मान लो ये 80th लाइन, ये जो मेरी 80th लाइन है, इसमें मान लो एरर मिला, मान लो मैंने डिनोमिनेटर 0 डाल दिया, तो मान लो इसको एरर मिल गया, तो द मोमेंट इंटरप्रेटर को एरर मिलता है, तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम से एग्जिट कर जाता है। तो होगा क्या, आपने ये नीचे जो भी लिखा है ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, न्यूमरेटर डाला, डिनोमिनेटर डाला, तो आप देख रहे हो जो नीचे के प्रिंट स्टेटमेंट्स थे वो नहीं चले। इतना समझ में आया? क्यों नहीं चले? द मोमेंट उसको एरर मिला, उसके बाद का कोई भी कोड नहीं चलता। पाइथन का ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर आपने 100 लाइन का कोड लिखा है और आपकी 5th लाइन में एरर आया, तो लाइन नंबर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5th के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो आपने पूरा आगे कोड लिखा था वो नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, बट अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक एरर की वजह से मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो। ध्यान से समझना, मैं नहीं चाहती कि एक एरर की वजह से मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहती हूँ कि अगर एरर आता है मेरे प्रोग्राम में, तो भी मुझे ये स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, हे हेलो वेलकम, या मुझे आगे का काम करना है। समझ में आया करने क्या जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से? तो अगर मैं अपने कोड में एक्सेप्शन हैंडल करूंगी, तो उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि जिस कोड में एरर आया है वो कोड नहीं चलेगा खाली, बट उसके आगे के मैंने जितने कोड लिखे हैं वो सारे के सारे कोड रन करेंगे। बताओ पर्पस समझ में आया क्यों करने जा रहे हैं? डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जहां से एरर आता है वहां के आगे कुछ नहीं चलता। हम क्या करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडल से, कि जहां पे एरर है वो एरर मैसेज मुझे बता देगा कि क्यों आपका एरर आया है, लेकिन आपका पूरा प्रोग्राम रन करेगा। तब इसको किया कैसे जाए, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो पहला कीवर्ड होता है हमारा ट्राई। ट्राई ब्लॉक है, तो ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड डालते हैं जहां पर हमें लगता है कि एरर आ सकता है। ठीक है, तो ट्राई इज द ब्लॉक वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कैन अकर। अब देखो, जैसे मुझे पता है कि मुझे प्रिंट में कोई एरर नहीं आने वाला, क्योंकि प्रिंट में आप जो भी कोड्स के अंदर लिख दोगे, चाहे आप कहानी लिख दो, चाहे आप गाने के लिरिक्स लिख दो, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मुझे ये पता है कि मेरा इनपुट में एरर आ सकता है। अभी बताती हूँ कौन सा एरर आएगा, अभी अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। फिर आता है हमारा नम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो इसमें एरर आने के चांसेस हैं। तो जिस भी ब्लॉक में या जिस भी पीस ऑफ कोड में एरर आने के चांसेस हैं, उसको आप ट्राई के अंदर डालो। तो आप ऐसे लिखो, आप लिखो ट्राई। ठीक है, फिर आप ट्राई के ब्लॉक में वो कोड लिखो
जहां पर आपको लगता है कि एरर आ सकता है। तो यहां से मैंने हटाया इसको और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला और यहाँ पे मैंने एक कैच ब्लॉक बनाया। अभी इसका मतलब समझाती हूँ मैं क्या होता है ये। ठीक है, कैच ब्लॉक बनाया और कैच में हमने लिखा, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट आता है, एक्सेप्ट पाइथन में एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा एक मैसेज जो आप बोलोगे। तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ डिनोमिनेटर कांट बी 0। ध्यान से समझना ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। और यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इसके अंदर है, तो मेरे को एक बाय डिफॉल्ट रिजल्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा जो शुरू में है 0। मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ रिजल्ट में 0 है इनिशियली, बाद में मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा किससे, दोनों की डिवीजन से। ठीक है, तो इस कोड को ध्यान से समझना। होगा क्या, ट्राई ना मॉनिटर करता है। जैसे आप ऐसे समझो कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जो इस 4 या 5 लाइन के कोड को वॉच करेगा, इसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, ट्राई लगाने से क्या हुआ, आपने एक सीसीटीवी जैसा, एक कैमरे जैसा, आपने एक ब्लॉक, आपने प्रोग्राम को बताया कि इसके एक एक लाइन को मॉनिटर करो, और जिस भी लाइन में एरर आए तो कंट्रोल प्रोग्राम का एक्सेप्ट में भेज दो। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राई में किसी भी लाइन पे एरर आएगा तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और आपके प्रोग्राम में आगे जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो रन करेंगे। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ। ट्राई में अगर एरर आता है तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो एरर आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो एरर नहीं आएगा। तो अगर एरर आता है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट में भेज देगा। एक्सेप्ट ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक पेयर में यूज होता है। जब आप ट्राई लिख रहे हो तो आपको एक्सेप्ट लिखना कंपलसरी है। ये ऐसा हो गया कि ट्राई ने बताया ये गलती है और एक्सेप्ट ने बोला कि ठीक है अगर ये गलती है तो मैं यूजर को क्या दिखाऊं इस गलती के लिए। तो मैंने बोला कि अगर ये गलती है तो आप यूजर को बोलो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और हम यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम भी लिख सकते हैं, क्या उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो ट्राई में कोई एरर ही नहीं आया, मान लो ट्राई में कोई एरर ही नहीं आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। दोबारा समझो, अगर ट्राई में किसी भी लाइन में एरर नहीं आया तो एक्सेप्ट में आपने जो भी लिखा है वो रन ही नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं, और उसके आगे के जो कोड है वो चलेंगे। लेकिन अगर ट्राई में किसी भी लाइन में एरर आता है तो द मोमेंट एरर आया वो एक्सेप्ट ब्लॉक को ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। और एक्सेप्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाला है डिनोमिनेटर कांट बी 0। तो जब भी एरर आएगा तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम बंद नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। पहले ये वाला कोड चलाते हैं जो हमने पहले लिखा था। देखो जो हमने पहले कोड लिखा था वो ये था। अब मैं एक बार इसको रन करती हूँ तो न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 0। देखो एरर आया इस तरह से और बाद का कोई भी कोड नहीं चला। ठीक है, इसके बाद की अगर लाइंस में हटा भी दूं तो भी वो नहीं चलेगा। ठीक है, बट अब अगर हम इसे हटाएं और अब हम अपने वाले कोड को चलाते हैं तो अब देखना इसमें इसमें फायदा क्या है हमें इस तरह से कोड लिखने से। देखो अब न्यूमरेटर मैंने लिया 2, डिनोमिनेटर लिया 0। तो आप देख रहे हो कोई इस तरह का एरर नहीं आया। ऑल्दो मैंने 0 डिवीजन एरर किया है, मेरे प्रोग्राम में एरर है, लेकिन वो देखो कितना ब्यूटीफुली हैंडल हुआ है। मैंने जो कैच में लिखा था वो चला और उसके बाद का जो मैंने कोड लिखा था वो एज इट इज रन हो गया। कोई एरर की वजह से मेरा प्रोग्राम हॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, जैसे ही एरर आया वैसे आपका प्रोग्राम बंद हो गया। देखो एरर तो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें एरर नहीं है, बट मैंने उस एरर को हैंडल कर लिया यहाँ पे। कैसे, ट्राई और कैच की मदद से।
समझ में आया? नहीं आया तो बताओ, मैं एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। मैम बट डिनोमिनेटर के ऊपर ट्राई नहीं आना चाहिए था, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई एरर आएगा नहीं। मतलब अच्छा हाँ, आप ट्राई ब्लॉक कुछ में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, 4 लाइन 5 लाइन, या आप खाली डिवीजन का कोड भी ट्राई में डाल सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। आपने जो डिवीजन वाली लाइन लिखी है ना, उसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि मेन डिवीजन वाली लाइन में एरर आ रही है। मैम हमने जो प्रिंट रिजल्ट चलाया है वो हमने और ट्राई में क्यों नहीं लिखा है, एक्सेप्ट में क्यों लिखा है? कहाँ पे बेटा? ये वाला, ये हमने बाहर लिखा जी है, एक्सेप्ट में भी नहीं लिखा, हमने बाहर लिखा है। आप इसको चाहो तो आप अंदर डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप अगर ये यहाँ प्रिंट नहीं करना चाहते, एक सेकेंड, ये ना, ये आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप चलाओगे तो वो रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एरर आ चुका होगा, और उसके बाद का जो कोड है वो चल जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं चलाइए? क्योंकि इसी में एरर आ गया, तो ये कहाँ से चलेगा? इन्फिनिटी तो प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर तो इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी तो एनीवे वो प्रिंट नहीं कर सकता। इसलिए जब भी एरर आया वो एक्सेप्ट में चला गया, और उसके बाद का जो भी आपका कोड है वो रन हो गया। समझ में आया? जी मैम। प्लीज एवरीवन प्लीज आस्क, अगर आपको ट्राई और एक्सेप्ट नहीं समझ में आया तो। ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे जहां पर एरर आ सकता है इन फ्यूचर, जरूरी नहीं एरर आएगा ही आएगा हमेशा, एरर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना इस कोड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाती हूँ, और उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है वो भी बताती हूँ। देखो, सपोज करो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, मैंने न्यूमरेटर में डाल दिया ए, और मैंने डिनोमिनेटर में, देखो जैसे मैंने न्यूमरेटर में ए डाला, ठीक है, इसने मुझसे डिनोमिनेटर नहीं पूछा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एरर यहीं पर आ गया, ध्यान से समझना। जैसे मैंने न्यूमरेटर ए डाला तो एरर यहीं पे आ गया, क्यों? क्योंकि ए इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, है ना। ये ए क्या है? स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग इंटीजर में चेंज हो सकती है? नहीं। तो जैसे ये एरर आया, वैसे ही क्या मैसेज आ गया? डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। बट मुझे ये बताओ, क्या मेरा एरर मैसेज मेरी एरर से मैच हो रहा है? बताओ, क्या जो मेरा अभी एरर मैसेज आया ये मेरी एरर से मैच हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक जेनेरिक मैसेज दे दिया, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। मेरा मैसेज प्रॉपर आना चाहिए था ना, कि भाई आपने गलत वेरिएबल डाल दिया है, मैसेज ये आना चाहिए था ना। समझ में आया? मैसेज क्या आना चाहिए था? मैसेज आना चाहिए था कि आपने डेटा गलत डाला है, आपने इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दिया, ये एरर आना चाहिए था। बट एरर क्या आया? जो मैंने एक्सेप्ट में लिख दिया वो उसने एज इट इज थ्रो कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम समझ आई सबको कि इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? इस कोड में प्रॉब्लम ये कि किसी भी तरह का एरर अगर आएगा ना, तो आउटपुट हमेशा यही आएगा, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का एरर आएगा वो एक्सेप्ट में भेज देगा उसे, और एक्सेप्ट में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाली हुई है। प्रॉब्लम समझ आई? जी मैम। हाँ, इसका मतलब कुछ भी एरर आए वो हमेशा डिनोमिनेटर कांट बी जीरो ही दिखाएगा। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं। अभी हमने बहुत सारे एक्सेप्शन के टाइप देखे, है ना। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्सेप्ट, और मैं यहाँ पे नाम दे दूं जीरो डिवीजन एरर, तो अब मुझे फायदा क्या होगा कि ये एक्सेप्ट यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट तभी चलेगी जब जीरो डिवीजन एरर आएगा, तब। ये फालतू में नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये मैसेज तभी आएगा जब जीरो डिवीजन एरर आएगा, ठीक है। फिर मुझे ये वाला एरर भी हैंडल करना है कि मान लो किसी ने इनपुट में स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, किसी ने इनपुट में क्या करा, स्ट्रिंग डाल दिया, तो मुझे इस तरह का एरर भी हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक और एक्सेप्ट लिख सकती हूँ। तो आप मल्टीपल एक्सेप्ट लिख सकते हो मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ एरर के लिए। ये देखो, यहाँ पे दो एरर आ सकते हैं, एक जीरो डिवीजन का एरर आ सकता है, और एक एरर आ सकता है कि आपने न्यूमरेटर में एबीसीडी डाल दिया। अब एबीसीडी तो इंटीजर में जाएगा नहीं,
ठीक है, तो एक हम यहाँ पर दे सकते हैं टाइप एरर, ठीक है, कि हम गलत डेटा टाइप पे डेटा ना डालें। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा देती हूँ, प्लीज एंटर वैलिड डेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया कि अगर 0 डिवीजन एरर आती है तभी ये मैसेज प्रिंट होएगा, और अगर टाइप एरर आता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो न्यूमरेटर है मेरा, लेट्स से न्यूमरेटर में मैंने डाल दिया लेट्स से ABCD, एंटर किया। ओ सॉरी, ये वैल्यू एरर है बेटा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे टाइप एरर की जगह आएगा वैल्यू एरर, क्योंकि ये वैल्यू मैं गलत बता रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है, जब इंट में स्ट्रिंग डाल रहे हो या स्ट्रिंग में इंट डाल रहे हो, मतलब अलग अलग डेटा टाइप में अलग अलग तरह का डेटा डाल रहे हो, यहाँ पर मेरा वैल्यू एरर आएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ, न्यूमरेटर में मैंने डाल दिया ABCD, एंटर किया, तो देखो अब मेरा क्या आउटपुट आया, प्लीज एंटर वैलिड डेटा। उसके पहले क्या आ रहा था, उसके पहले आ रहा था डिनोमिनेटर कांट बी 0। ये समझ में आया सबको। और अगर मान लो कि आपका कोई एक ऐसा एरर आ गया जो आपने सोचा ही नहीं, जैसे होता है ना जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, ये तो 4 लाइन का कोड है, तो मैं इसमें देख के समझ गई अच्छा इस टाइम पे ये एरर आ सकता है, इस टाइम पे ये एरर आ सकता है, तो मैंने एरर्स आइडेंटिफाई कर ली पहले ही और मैंने उसको लिख दिया। बट जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा एरर आ जाए जो आपने पहले से एनालाइज ही ना किया हो, तो उस केस में आप एक ब्लैंक एक्सेप्ट बना देते हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अगर आपकी कोई एरर आई जो ना तो 0 डिवीजन एरर है ना ही वैल्यू एरर है, मान लो कोई तीसरी ही एरर आ गई आपके प्रोग्राम में, तो जो आखिरी में एक्सेप्ट लिखा होगा ना, वो बाकी के एरर्स को हैंडल कर लेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एरर हैंडल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा, एक मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है, और मैंने लिस्ट में यहाँ पर लिख दिया 578, और मैं प्रिंट करा रही हूँ लिस्ट का 10th इंडेक्स, तो देखो ये इंडेक्स एरर है ना, तो अब इंडेक्स एरर ये ना तो 0 की कैटेगरी में फॉल होगा, ना तो ये वैल्यू एरर की कैटेगरी में फॉल होगा। तो जब कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी तो ये यहाँ पर एरर हैंडल्ड, यानी कि जो खाली एक्सेप्ट बना है इसमें जाके ये हैंडल हो जाएगा। रन करके देखते हैं, देखो आ गया एरर हैंडल्ड। क्यों, कौन सा एरर आया है यहाँ पे, यहाँ पे आया है इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर तो मैंने बताया ही नहीं, हो सकता है मैं भूल गई हूँ बताना। तो जब आप इस तरह से एनालाइज करोगे तो आखिरी में एक ब्लैंक एक्सेप्ट डाल देना, ताकि इसके अलावा कोई एरर हो तो वो आपके कोड में हैंडल हो जाए। बताओ समझ में आया ये, मल्टीपल हम एक्सेप्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन मल्टीपल तरह की हो सकती है, और हर एक एक्सेप्शन के लिए हमें उसी तरह का मैसेज यूजर को दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि मैं एक ग्लोबल मैसेज ही सबको दिखा दूं कि डिनोमिनेटर कांट बी 0, कि भाई कोई भी एरर आ रहा है डिनोमिनेटर कांट बी 0, ऐसा नहीं हो सकता। तो डिपेंडिंग ऑन द एरर हमें उसे हैंडल करना होगा, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक ट्राई और कैच समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा होता है बेटा हमारा एक ट्राई विद एल्स, ठीक है। ट्राई विद एल्स एक ब्लॉक होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो ट्राई एक्सेप्ट है ना, इसके आखिरी में हम एल्स भी लिख सकते हैं, और एल्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सब बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो मैंने यहाँ लिखा नो एरर अकर्ड इन माय प्रोग्राम। बेसिकली होता क्या है, एल्स क्यों बनाया गया है, देखो अगर ट्राई में कोई भी एरर आता है तो एक्सेप्ट चलता है ना, अगर ट्राई में कोई भी एरर आएगा तो एक्सेप्ट चलता है, लेकिन अगर ट्राई में कोई एरर ही नहीं आया तो एल्स चलेगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे देखना है कि क्या मेरे प्रोग्राम में कोई एरर था या नहीं था, तो अगर मेरा एल्स ब्लॉक चल गया इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। दोबारा बताती हूँ, अगर ट्राई में एरर आता है तो कंट्रोल एक्सेप्ट पे चला जाता है, तब एल्स नहीं चलेगा। लेकिन अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आता तब क्या होगा, एल्स पार्ट चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से कोड लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर डाला 12, डिनोमिनेटर डाला 6, अब कोई एरर नहीं आएगा,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, नो एरर अकर्ड इन माय प्रोग्राम। समझ में आया एल्स का यूज क्या है? अगर आपको देखना है कि आपके प्रोग्राम में कभी कोई एरर आया कि नहीं, तो अगर एल्स ब्लॉक चला है इसका मतलब आपके ट्राई में कोई भी एरर नहीं है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा इसका क्या मतलब है, आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन रेज हुआ है। बताओ समझ में आया ये? ट्राई विद एल्स समझ में आया? ओके तो जब एरर आएगा ट्राई में तो एक्सेप्ट चलेगा, और जब एरर नहीं आएगा तो क्या चलेगा, एल्स। ठीक है, इसके अलावा एक कोड होता है हमारा, एक और ब्लॉक होता है फाइनली। फाइनली ब्लॉक किस लिए होता है, ये सब आगे सीक्वेंस में होता है, ठीक है, इसी के आगे हम लिखेंगे। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है कि आप कभी कभार कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो आप चाहते हो कि भाई एरर आए चाहे ना आए, मेरा ये काम होना चाहिए। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया, ऑलवेज एग्जीक्यूट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, इसका जो रियल केस है, जो हम यूज करते हैं, वो हम क्यों यूज करते हैं, जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं, है ना। मान लो आपने फाइल हैंडलिंग का कोड लिखा, ठीक है, और आपके फाइल हैंडलिंग में एरर आ गया, तो याद है हम हमेशा फाइल को क्लोज करते थे, ये याद है। जब हम फाइल हैंडलिंग का कोड लिख रहे हैं तो हम पहले फाइल को ओपन करते थे, फिर हम फाइल में रीड या राइट करते थे, फिर हम फाइल को बंद करते थे। अब मान लो आपके कोड में क्लोज, फाइल क्लोज होने से पहले ही एरर आ गया, तो आपकी फाइल तो क्लोज ही नहीं होगी। ये बात समझ आई? फाइल हैंडलिंग का क्या था, पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, फिर हम फाइल में काम करते हैं, और हम फिर फाइल को क्लोज करते हैं। तो मान लो जब आप फाइल में काम कर रहे हो तब एरर आ गया, तो क्या फाइल क्लोज होगी इस केस में? बताओ। आपने फाइल ओपन करी, फिर आपने उसमें कोई काम किया, फिर आपने फाइल क्लोज कर दी, 3 लाइन का आपने कोड लिखा, और जब आप फाइल में राइट कर रहे हो उस टाइम पे एरर आ गया, तो क्या एफ डॉट क्लोज वाली लाइन चलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर है ना। अगर सेकेंड लाइन में ही एरर आ गया, हाँ अगर विद ओपन लगाएंगे फिर हो जाएगी, ठीक है, बट मैं मान के चल रही हूँ अगर मैंने वो वाला सिंटेक्स यूज नहीं किया, अगर मैं एक नॉर्मल सिंटेक्स यूज कर रही हूँ तो मेरी फाइल क्लोज नहीं होगी, विच इज प्रॉब्लम ना, क्योंकि मेरी फाइल बंद हो जानी चाहिए चाहे एरर आए चाहे ना आए। तो कभी कभी ऐसे काम होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे काम हो जाने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरर आ रहा है मेरे प्रोग्राम में या एरर नहीं आ रहा। कभी कभी आप चाहते हो कि ये कोड चलना ही चाहिए किसी भी हालत में, नो मैटर आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो वाला काम आप करते हो फाइनली में। मैं अभी एफ डॉट क्लोज को कमेंट कर रही हूँ, बट ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बस, ठीक है। तो देखो चाहे आपके प्रोग्राम में एरर आएगा ये तो भी फाइनली चलेगा, और नहीं आएगा तो भी चलेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/2, तो ये एरर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो है फाइनली ब्लॉक चला। इसके अलावा अगर मेरे प्रोग्राम में एरर भी आ जाता है, अगर मेरे प्रोग्राम में एरर भी आ जाता है तो भी मेरा फाइनली ब्लॉक चलता है। समझ में आया? फाइनली ब्लॉक हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम हमें कंपलसरी है कि ये काम होना ही चाहिए, चाहे एरर आए प्रोग्राम में चाहे एरर ना आए, ये वाला पर्टिकुलर कोड है जो मुझे रन करना ही करना है, कंपलसरी है, तब हम यूज करते हैं फाइनली। बताओ समझ में आ गया? ये समझ में आए, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एल्स। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा रेजिंग एन एक्सेप्शन। रेजिंग एन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें ना खुद से एरर जनरेट करानी पड़ती है, ठीक है, हमें कभी कभी खुद से एरर जनरेट करानी पड़ती है। मैम अगर विद, हाँ ठीक है, उसका रीजन क्या है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एज एंटर करो, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, एज एंटर करो। अब एज आपने एंटर करी लेट से -5, तो क्या ये वैलिड एज है? बताओ। अगर आप -5 एज एंटर कर रहे हो तो क्या ये वैलिड एज है? नहीं ना। बट आप चाहोगे ना कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो एरर आ जाए,
मतलब हम मैनुअली एरर रेज करना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है, एरर जो रेज हो रहा है वो हमारे किसी लॉजिक पे बेस्ड हो रहा है, बट अब मेरी कस्टम रिक्वायरमेंट है, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई एज इंटीजर डेटा टाइप होता है ना एज का, तो इंटीजर तो नेगेटिव वैल्यू भी ले लेता है और इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू भी ले लेता है ना। तो अगर मैं एज नेगेटिव में डालूंगी तो कोई एरर नहीं आएगा। क्या पाइथन एरर देगा अगर मैं एज माइनस में डाल दूं तो? बताओ। अगर मैंने एक एज वेरिएबल लिया और मैंने एज नेगेटिव में डाल दिया तो क्या पाइथन एरर देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एज तो इंटीजर है और इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए पाइथन एरर नहीं देगा। बट अभी मेरी मैनुअल रिक्वायरमेंट है, मैं चाहती हूँ कि नहीं, एरर आना चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ एरर आना ही चाहिए जब इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो उसके लिए देखो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ यहाँ पर। इसको भी कमेंट कर, तो हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला कीवर्ड था हमारा ट्राई, दूसरा था हमारा कैच, तीसरा था हमारा एल्स, ठीक है, फोर्थ था हमारा फाइनली, और फिफ्थ अभी हम पढ़ रहे हैं रेज। ठीक है, रेज यानी कि एरर रेज करना अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। तो हम रेज कब यूज करते हैं? रेज इज यूज टू मैनुअली थ्रो एन एरर, जब हम मैनुअली खुद से एरर थ्रो करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं एंटर योर एज। एज को हमने इनपुट ले लिया और अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एज इज एज। ठीक है, रन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव डाल रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं चाहती हूँ नेगेटिव डालूं तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगी इसमें इफ एज जो है वो अगर आपका लेस है 0 से, यानी कि अगर एज आपका नेगेटिव में है, तो आप रेस करो एक एरर। तो आप रेस करो एक एरर, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन। तो आप रेस करो एक एक्सेप्शन और उसमें मैं मैसेज डाल देती हूँ, जो भी मुझे मैसेज दिखाना है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई एरर थ्रो करनी होगी तो आप उस पहले आप इफ कंडीशन लगाओगे, फिर आप लिखोगे रेज एक्सेप्शन और उसके बाद ब्रैकेट में आप वो मैसेज डालोगे जो मैसेज आप दिखाना चाहते हो यूजर को कि जब आपकी एरर आए तो कौन सा मैसेज आए। ठीक है, बस इतना करना है। और एल्स भी मैं लगा देती हूँ कि अगर मान लो ये एरर आई ही नहीं, मान लो आपने एक वैलिड एज डाली, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यू हैव एंटर्ड वैलिड एज। ठीक है, और यहाँ पे मैं एज को भी प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो रेज है ना, ये चलेगा कैसे? तो इसको भी हमें ना ट्राई कैच में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये रेज तो हो गया, ये सब सही है। अगर मैं इतना इतना पोर्शन अगर आपको रन करके दिखाऊं, तो मैंने अगर पॉजिटिव डाला तो कुछ नहीं हुआ, अगर मैंने नेगेटिव डाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन आ गया जो मैं मैनुअली चाह रही थी। हम यही तो चाह रहे थे कि हम एक एक्सेप्शन रेज करें और हमारी एक्सेप्शन आ गई। इतना समझ आया? हमारा यही तो रिक्वायरमेंट था कि yes, yes. अगर ऐसा हो तो हमारी एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है, अब बात आता है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। अगर आपको इसको हैंडल नहीं करना तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, बट अगर आप चाहते हो कि हैंडल हो तो हैंडल करने के लिए हमने क्या पढ़ा है? ट्राई एक्सेप्ट। तो आप क्या करो, इस पूरे को ट्राई के अंदर डालो और एक्सेप्ट में डाल दो एक्सेप्शन एज ई। बताती हूँ ये मैंने क्यों लिखा है एज ई। तो हम कैच कर रहे हैं एक्सेप्शन, ये जो मैंने एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करी है इसको मैं एक्सेप्ट करा रही हूँ। ई क्या है? ई वेरिएबल में बेसिकली ये जो मैंने मैसेज डाला है ना, एज कांट बी नेगेटिव,
ये मेरा ई नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं हेलो और मैं साथ साथ इस ई को भी प्रिंट करा दूं तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव एज डाला तो देख रहे हो उस ई के अंदर क्या चला जाएगा, जो मैंने मैसेज डाला था। तो यहाँ पर आ जाएगा हेलो, क्योंकि मैंने हेलो पहले प्रिंट कराया है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एज कांट बी नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया ये? तो रेस से क्या हुआ, हमने मैनुअली एक्सेप्शन पहले रेस किया और उसके बाद ट्राई कैच लगा के हमने उसको हैंडल कर लिया। बताओ समझ में आया यहाँ तक? तो ई का इसमें क्या रोल था? ई का मतलब है बेटा ये जो मैसेज आया है ना, ये मैसेज मेरे को रिट्रीव करना है। ये जो एक्सेप्शन में मैंने मैसेज डाला हुआ है ना, ये मैसेज मेरा एक वेरिएबल में मैं चाहती हूँ आ जाए, तो मैंने यहाँ पे ई नाम का वेरिएबल ले लिया। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। समझ में आया? तो इस एक्स में क्या आएगा, ये जो आपने मैसेज, अगर आप ये नहीं ले रहे हो, अगर मान लो आपने ये नहीं लिया, तो आप ये वाला मैसेज नहीं देख सकते फिर। तो मैं चाहती हूँ मैंने एक्सेप्शन के साथ जो मैसेज लिया है ना, वो मैसेज मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दूं ताकि मैं उसे देख पाऊं। देखो ये आ रहा है एज कांट बी नेगेटिव, वो इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि मैंने इस एक्स को प्रिंट कराया हुआ है। अगर मान लो मैं ये लेती ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा एक्सेप्शन है ना। अच्छा, एक्स एक्सपेक्शन एज मतलब हाँ हमने एज मतलब, करके हाँ एक्स कि ले लिया मतलब मैं उसको। उसको एज एक वेरिएबल ले रही हूँ और उस वेरिएबल में क्या आएगा, मेरा एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जी मैम। ओके। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एल्स के बाद वाला फिर से बताऊं, कौन सा वाला बेटा? एल्स के बाद फाइनली। फाइनली क्या होता है कि अगर हम, अच्छा कौन से वाले एल्स की बात कर रहे हो, ये वाले? इसमें क्या नहीं समझ में आया, एक्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन रेज किया और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा हैंडल हो जाए। अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाओगे तो ये हैंडल नहीं होगा, ये नॉर्मली आपका एरर की तरह दिखेगा। तो आपने क्या करा, मैंने एक एक्सेप्शन को एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्शन में जो भी मैसेज आएगा उसको लेने के लिए मैंने एक ई नाम का वेरिएबल ले लिया। और फिर मैंने उस ई को जब प्रिंट कराया तो मैंने जो यहाँ पे मैसेज दिया हुआ था, ये मैसेज यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे देगा। समझ में आया? पॉइंटर, पॉइंटर क्या? हाँ पॉइंटर नहीं, एक वेरिएबल। हाँ एक वेरिएबल की तरह है कि जो भी एक्सेप्शन में आए वो हमारा ई नाम के वेरिएबल में आ जाए, एक वेरिएबल है। हाँ मैम प्लीज रिपीट फाइनली। ओके बेटा, कभी कभी कोई काम होता है जो आप चाहते हो आपके सॉफ्टवेयर में कंपलसरी है, होना ही चाहिए, चाहे आपके प्रोग्राम में एरर आए चाहे आपके प्रोग्राम में एरर ना आए। तो हम ऐसा कोड जो हम चाहते हैं कि हर हालत में चलना ही चाहिए, उस कोड को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर डालते हैं। तो फाइनली में आप जो भी लिखोगे वो हमेशा चलेगा। अगर आपके प्रोग्राम में एरर आएगी तो भी फाइनली चलेगा, और अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा तो भी फाइनली चलेगा। आए समझ में? हम फाइनली बेसिकली कोड चलाने के लिए तो नहीं होता होगा, मतलब कुछ अगर सेंटेंस हमें लास्ट में लिखना है जैसे फाइनली में डन। हाँ हाँ, जो आप चाहते हो ये होना ही चाहिए बस उसके लिए, और कंपलसरी नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसा कुछ है ही नहीं तो जरूरी नहीं कि आपको फाइनली लिखना ही लिखना है, ऑप्शनल है। अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैम एक बार ये बता दो कि जैसे हम फाइल बनाते हैं कोई, हाँ और उस फाइल के अंदर हमको कुछ गूगल से बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना हो, तो वो कैसे लिखेंगे उसमें? तो बेटा गूगल का पैराग्राफ कॉपी कर लो एक स्ट्रिंग के अंदर। कैसे बताऊं, ये देखो। नहीं मैम, जैसे राइट और वो WR और वही W था ना बता रही उसमें हूँ, वो वही है। बता रही हूँ, ये देखो पहला मैंने एग्जाम्पल जो बताया था, ये देखो। तो मैंने यहाँ पर जैसे मेरे को कुछ राइट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा W। पहले आप फाइल खोलो, W लिखो। मैसेज मैंने लिखा है JS इज गुड। आपको गूगल का पैराग्राफ चाहिए तो आप गूगल का पैराग्राफ कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। कर सकते हो ना? मैम मैसेज में? हाँ मैसेज में ट्रिपल ठीक है। कोट्स के अंदर, ट्रिपल कोट्स होती है ना मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो ट्रिपल कोट्स के अंदर जी। कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, करके ही मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा व्हाट इज पाइथन। ठीक है,
या मान लो मैंने ये लिख दिया व्हाट इज पाइथागोरन थ्योरम, तो इसमें मान लो मैंने ये लिख दिया इतना, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये मेरी myfile.txt में राइट हो जाए। तो अब अगर मैं इसको कोड को रन करूंगी, देख लेती हूँ बाकी कोई कोड तो नहीं लिखा। मैम उसको क्लोज कराना जरूरी होता है? हाँ, एरर नहीं आएगा बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप कराओ, बट अगर आप भूल जाते हो तो ये एरर नहीं है, ठीक है। अब देखो हो गया। चेक कैसे करेंगे, ये माई फाइल इधर बन जाएगी आपके फोल्डर में, देखो आ गया, जी मैम। यही डाला था हमने, यस मैम, ठीक है। थैंक यू। ओके, हाँ तो बच्चे इसमें कोई डाउट है तो हमारा एक्सेप्शन कंप्लीट हो गया, प्लीज पूछ लो अगर कोई भी डाउट है किसी का तो। मैम उसमें W और R में क्या फर्क था मैम? W मतलब बेटा राइट, R मतलब रीड। ओके। जब आप राइट कर रहे हो तो W, जब आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तब आप लिखोगे रीड, R। ओके, तो अब मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, देखो अभी हमने इंडेक्स एरर के बारे में पढ़ा या कोई भी एरर के बारे में पढ़ा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पर लिखा, लेट्स से मेरी एक लिस्ट है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने ट्राई और एक्सेप्ट में लिखा, ट्राई में मैंने लिखा प्रिंट माई लिस्ट ऑफ 10, ठीक है। मतलब मैं चाह रही हूँ कि इसका जो 10th इंडेक्स पे है वो आ जाए। और एक्सेप्ट में मैंने लिख दिया प्रिंट इंडेक्स एरर, कुछ भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के एरर रेज किया है। मुझे बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, एवरीवन प्लीज आंसर। अगर मैं इस कोड को रन करूं सो व्हाट विल बी द आउटपुट, एरर आएगा कि आउटपुट आएगा? मैम एरर आएगा, आउटपुट आएगा तो क्या आएगा? इंडेक्स एरर एरर। आएगा। मैम क्योंकि 10 तो उस पे वही नहीं करता ना, अभी हमने वही नहीं किया। बट बेटा मैंने तो एरर हैंडल किया हुआ है ना। मैं वही कह रहा हूँ, इंडेक्स एरर लिखा हुआ आएगा। हाँ, और ये नहीं लिख के आएगा एंड ऑफ प्रोग्राम, ये भी तो लिख के आएगा ना। यस मैम, ये भी आएगा। हाँ, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले आएगा इंडेक्स एरर अकर्ड, मान लो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया इंडेक्स एरर अकर्ड, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये आ गया। बट बेटा इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना ये नहीं पता चल रहा कि मेरी कौन सी लाइन में एरर है। अगर आपका बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर आपका बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपने ट्राई में 100 लाइन ऑफ कोड लिखा है और आपका आउटपुट आया इंडेक्स एरर अकर्ड, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा अगर पता चल जाए कौन सी लाइन में एरर है और डिटेल में आपका एरर आ जाए। नहीं, जी मैम। प्रॉब्लम समझ आई? अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा एरर कौन सी लाइन की वजह से आ रहा है, जैसे इसमें मुझे नहीं पता चल रहा है ना, अगर मैं सिर्फ इसको चला दूं तो कौन सी लाइन की वजह से एरर आए ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे प्रोग्राम में इंडेक्स एरर है, लेकिन क्यों है, किस लाइन की वजह से, कौन सा कोड गलत लिखा है, क्या वो पता चल रहा है मुझे इससे? अब छोटे कोड में तो आप देख के पता कर सकते हो, बट जब आप कंपनी में काम करोगे वहां पे बहुत बड़ा कोड लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई मैं ये तो पता करूं कि कौन सी लाइन की वजह से एरर आ रहा है। प्रॉब्लम समझ में आई कि इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? जी मैम। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब भी हमें ना पूरा का पूरा ट्रेस चाहिए हो एक्सेप्शन का,
एक्सेप्शन ट्रेस का मतलब है एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एक्सेप्शन, क्यों आया, किस रीजन से आया, कौन सी लाइन में आया। अगर हमें पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन जाननी है तब हम यहाँ पर ट्रेस बैक इंपोर्ट करते हैं। तो देखो बेटा हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट ट्रेस बैक। तो ये हमारा एक मॉड्यूल है, इससे क्या होता है हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं कि हमारा एरर क्यों आया है, ठीक है। और एक्सेप्ट में मैं ये लिखने के बजाय मैं लिखूंगी ट्रेस बैक डॉट प्रिंट एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सेप्शन आई है, जिस भी रीजन से आई है, आप उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, देखो अब आया, कौन सी लाइन में आया वो भी पता चला, बता रहे हैं ना, लाइन नंबर 127 में कौन सी लाइन की वजह से एरर आया वो भी पता चला, और किस तरह का एरर है वो भी पता चला। तो ये अच्छा है। और देखो मेरा आगे का प्रोग्राम रुका नहीं, मेरा आगे का प्रोग्राम चल रहा है, मैंने आगे की जो लाइंस लिखी थी वो रन हो रही हैं। आया समझ में? इसको बोला जाता है ट्रेस बैक, स्टैक ट्रेस। दोबारा से समझाऊं या आ गया समझ में? आ गया ट्रेस बैक का मतलब? ट्रेस बैक का एक फंक्शन होता है प्रिंट एग्जैक्ट। ये क्या करता है, पूरे जो भी एरर आया है, जिस भी वजह से आया, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है कि भाई आपका ये एरर इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से आया है और ये वाला एरर आया है। तो ये ज्यादा अच्छा है। ये किसके लिए अच्छा है बताती हूँ, ये प्रोग्रामर्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये यूजर के लिए अच्छा नहीं है। समझ रहे हो? ये प्रोग्रामर के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं एक प्रोग्रामर हूं तो मुझे समझ में आएगा कि ये एरर क्यों है। बट मान लो आपने ये प्रोग्राम यूजर को दे दिया, तो क्या यूजर को समझ में आएगा कि ये क्या है? तो यूजर को तो कस्टमाइज मैसेजेस ही समझ में आएंगे, है ना, जो आप लिख दोगे, जैसे डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, एज कांट बी नेगेटिव। तो ये यूजर फ्रेंडली मैसेजेस हैं कि अगर आपको यूजर को डिप्लॉय करना है तब आप उसको ये वाले मैसेजेस नहीं दिखाओगे। ये मैसेजेस किसके लिए हैं? सिर्फ डेवलपर्स के लिए हैं। आया समझ में? समझ में आया? जी मैम। स्टैक ट्रेस। ओके बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो चैट पे, फिर मैं दूसरा पढ़ाती मैं हूँ। एक बार इसको लिख लूँ एक बार। हाँ हाँ लिख लो, बता देना मुझे, ठीक है। मैम डन। मैम ये print डॉट exe क्या है? बेटा ये फंक्शन है प्रिंट एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन प्रिंट करने का फंक्शन है, जो पहले से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है, ओके। ठीक है। प्रिंट ईएससी मतलब प्रिंट एक्सेप्शन, जो कि पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करा देगा। मैम अगर इसमें कोड में एरर होता ही नहीं तो? अगर कोड में एरर नहीं होता तो फिर ये लिख के आ जाता, तो फिर एक्सेप्ट में कुछ भी नहीं आता, तो फिर सीधा आ जाता एंड ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट के अंदर जैसे हम मान लो 3 वन है, लिखेंगे तो? अब जैसे वन है ना, तो वन पे तो टू एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक तो टू प्रिंट हो जाएगा और फिर आ जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। देखो, क्योंकि कोई ओके। एरर ही नहीं है। जी मैम। ओके सो क्लास एक बार और बताओ, यस और नो, समझ में आ गया तो यस, नहीं तो नो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। एवरीवन
आप टाइप करो चैट पे, फिर हम आगे पढ़ते हैं अगर यहाँ तक क्लियर है तो। बोलो yes or no, say yes or no. यस मैम। Everyone? Okay, ठीक है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। मैं अब आपको ना एक टास्क दे रही हूँ छोटा सा, ठीक है? आप मेरे को बताओ उसको कैसे करेंगे। ये एक्सेप्शन रिलेटेड नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं ये चाह रही हूँ, मैं एक अब नई फाइल बना रही हूँ यहाँ पे, या इसी में देखते हैं, ठीक है? मान लो मेरे पास ना एक लिस्ट है, ठीक है? ठीक है, मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं इंडेक्स 2 पर आऊँ, ठीक है, तो मैसेज आ जाए हेलो। मतलब मैं आउटपुट ऐसे चाहती हूँ, पहला आउटपुट आए 10, फिर आउटपुट आए 20, फिर आउटपुट आए 30। जैसे ही मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आऊँ, ठीक है, जैसे ही मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आऊँ विच इज 30, तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहती हूँ हेलो, और उसके बाद जो वैल्यूज है वो एज इट इज प्रिंट होती रहे। तो देखो ये इटरेट ही तो हो रहा है, फॉर लूप की मदद से ये इटरेट ही तो हो रहा है। क्या करना है मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आऊँ, तो वैसे ही एक मैसेज प्रिंट हो जाए हेलो। अदरवाइज जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक एक करके प्रिंट हो। मतलब एक एक करके प्रिंट तो सब हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे इंडेक्स नंबर 2 पर आऊँ वैसे मुझे एक मैसेज भी प्रिंट करना है। तो इस कोड को आप कैसे करोगे, करके दिखाना जरा, सोचो कैसे होगा ये। 2 मिनट टाइम लो, सोचो। मुझे आउटपुट चाहिए 10, 20, 30, फिर हेलो, फिर मुझे चाहिए 40, 50। कैसे करोगे इस कोड को? फॉर लूप का आपको यूज करना है। ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ। हेलो, एक भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया? क्या हो गया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बताओ। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये बताओ। बोलो।
इस कोड को करने में दिक्कत क्या आ रही है? ये तो नॉर्मल इटरेशन ही है, एक एक करके वैल्यू प्रिंट ही हो रही है, तो हमने देखा ही है। अब बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है? For I in my list, if I equal to my list 2, नहीं बेटा ये गलत है। I equal to my list 2 में पता है my list 2 पोजीशन पे जो डेटा होगा वो आ जाएगा, मुझे डेटा पे काम नहीं करना, मुझे इंडेक्स पे काम करना है, तो ये गलत है। जो कंडीशन है ना वो इंडेक्स पे लगेगी और आपने वैल्यू पे, ये पूरी वैल्यू है ना, इंडेक्स तो खाली 2 है, मुझे इंडेक्स पे कंडीशन लगानी है, वैल्यू पे कंडीशन नहीं लगानी है। बताओ। अच्छा प्रॉब्लम क्या आ रही है क्वेश्चन करने में, ये बताओ। मेघा, तनिषा, पलक, काव्य, आदर्श, दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन में? बोलो। नहीं बेटा, अगेन मैंने बोला कि मुझे माइलिस्ट 2 यानी कि मुझे वैल्यू पे कंडीशन नहीं लगानी, ये माइलिस्ट 2 ये वैल्यू हो जाएगी ना, इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू, मेरे को वैल्यू पे कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स पर कंडीशन चाहिए। प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है। सिमरन, तनीषा, काव्या, पलक, सक्षम, जतिन, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ पे अटक रहे हो? मैम मैंने तो इंडेक्सिंग करके वैसे और बाकी लक्ष्य, मेघा, पलक, शिवी, सार्थक, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ये तो बताओ कहाँ पे अटक रहे हो, ये तो बताओ प्रॉब्लम किधर आ रही है। इटरेट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इटरेट तो कर ही लोगे, प्रॉब्लम किस में आ रही है बताओ। सिमरन बताओ किस में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है? इंडेक्सिंग पे जो कंडीशन लगानी है, वेरी गुड, यस। तो प्रॉब्लम आप सब यहीं पे फेस कर रहे हो क्योंकि मैंने इंडेक्स दे दिया। अगर मैंने वैल्यू दी होती तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना, क्योंकि वैल्यू तो आपका आई में आ ही रहा है। देखो यहाँ पे मैं यही सुनना चाह रही थी कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इन्हें इंडेक्स पे कंडीशन दे दी। अगर मैं बोलती वैल्यू जहाँ पे 2 है वहां पे हेलो हो जाए तो फिर आप लोग कर लेते बहुत इजीली, बट क्योंकि मैंने कंडीशन दे दी इंडेक्सिंग पे और मैंने ये भी बोल दिया फॉर लूप लगाओ, तो कैसे करोगे आप? देखो आप ध्यान से देखना, अगर मुझे नहीं पता, देखो फॉर लूप मैं इस तरह से चलाती, मैं लिखती फॉर आई इन माई लिस्ट है ना, और फिर मैं यहाँ पर लिखती प्रिंट आई, तो ये तो मेरा एक एक करके ट्रेट कर देता, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे इंडेक्स चाहिए है ना, और इंडेक्स मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मैनुअली, मेरे को एक इंडेक्स लिखना पड़ता। तो मैं बोलती इंडेक्स शुरुआत में 0 है, जैसे जैसे एक एक वैल्यू बढ़े वैसे वैसे एक एक इंडेक्स बढ़ाते जाओ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन भी लगा देती कि अगर इंडेक्स जो है वो 2 के बराबर है तो हेलो प्रिंट कर दो। मतलब क्योंकि मुझे इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है तो मुझे मैनुअली इंडेक्स बनाना पड़ता। इनिशियली मैं मान रही हूँ इंडेक्स 0 है, ठीक है। फिर जैसे लूप पहली बार चला फिर अगली बार इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, जैसे लूप अगली बार चला इंडेक्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं, देखो अब हो गया कि जैसे इंडेक्स 2 हुआ वैसे क्या आ गया हेलो। बट आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा, एकदम अजीब सा नहीं लग रहा? बार बार इंडेक्स पहले 0 ले रहे हो फिर उसे बढ़ा जी रहे मैम। हो, है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है एन्यूमरेट फंक्शन। अब ध्यान से समझना होता क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एन्यूमरेट फंक्शन। तो एन्यूमरेट फंक्शन जो है वो हमारा वैल्यू के साथ साथ ना इंडेक्स भी रिटर्न करता है। तो यानी कि अगर मेरे को यही वाला प्रोग्राम लिखना है तो मैं इस तरह से लिखूंगी, तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर
इन, अभी यहाँ पे छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पर एक एन्यूमरेट फंक्शन लगाऊंगी जो कि मेरे लिस्ट के अंदर होगा। अब एन्यूमरेट क्या करता है, आपको दो चीजें रिटर्न करता है। पहला आपको देता है इंडेक्स और दूसरा आपको देता है वैल्यू, ठीक है। तो आप एन्यूमरेट की मदद से इंडेक्स और वैल्यू दोनों गेट कर सकते हो। अगर मैं प्रिंट करा के आपको दिखाऊं इंडेक्स और वैल्यू दोनों को, तो आप देखना क्या प्रिंट होगा। देखो आ गया, 10 है 0 इंडेक्स पे, 20 है 1 इंडेक्स पे, 30 है 2 इंडेक्स पे एंड सो ऑन। आया समझ में? तो एन्यूमरेट से क्या हो रहा है, जब मेरे को इंडेक्सिंग पे कंडीशन लगानी है तो मुझे इतना मैनुअली ये झंझट ना करना पड़े, तो मैं एन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लूंगी। एन्यूमरेट आप लिस्ट में लगा सकते हो, आप स्ट्रिंग में लगा सकते हो, आप टपल में लगा सकते हो, जो भी सीक्वेंस वाला डेटा है आप सब में एन्यूमरेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ अगर इंडेक्स 2 है तो प्रिंट कर दो हेलो, सिंपल। अदरवाइज आपको क्या प्रिंट कराते रहना है, अदरवाइज आपको प्रिंट कराते रहना है आई को, सॉरी वैल्यू को, है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि वैल्यू प्रिंट होए, है ना, बट जब भी इंडेक्स 2 पहुंचे तो साथ में हेलो भी प्रिंट हो जाए। आ गया, समझ में आया? तो एन्यूमरेट ज्यादा अच्छा है, ये इंडेक्स को बार बार ट्रैक करना ये ज्यादा अच्छा है। एन्यूमरेट आपको दोनों चीजें देगा, इंडेक्स भी देगा और वैल्यू भी देगा, ठीक है। फिर आप वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो और अगर आपको इंडेक्सिंग पे कोई कंडीशन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। ओके, मुझे बताओ ये समझ में आया? मैम जो मैंने कोड लिखा था उसका भी सेम आउटपुट आ रहा था। बेटा आपका आउटपुट तो सही आ रहा है, आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं है ओमकार, बट आपने वैल्यू पे लगाया ना बेटा, ये इंडेक्स थोड़ी हुआ, माई लिस्ट ऑफ 2 इंडेक्स है कि वैल्यू है, बताओ। माई लिस्ट ऑफ 2 इंडेक्स की वैल्यू देगा या 2 इंडेक्स देगा, यस मैम, है ना। वैल्यू तो ये वैल्यू की कंडीशन है ना, तो ये सही नहीं है। आउटपुट तो आपका सही आ रहा है बट ये कंडीशन गलत है, ठीक है। ओके, तो बताओ एन्यूमरेट समझ में आया सबको, एन्यूमरेट फंक्शन। तो जब हमें इंडेक्स पे कुछ काम करना होगा तो हम नॉर्मल फॉर लूप में अगेन एंड अगेन इंडेक्स +1 करने के बजाय हम एन्यूमरेट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं बेटा डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको डेट टाइम स्टोर करना है तो आप इंटीजर में स्टोर करोगे कि स्ट्रिंग में स्टोर करोगे? अगर मेरे को डेट टाइम स्टोर करना है और मेरे पास दो ऑप्शन है, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, बताओ किस में स्टोर करोगे आप डेट को? अगर आपको डेट का कोई डेटा टाइप नहीं होता, जैसे पाइथन में डेट का डेटा टाइप नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में होता है, जैसे एसक्यूएल में डेट एक डेटा टाइप है, टाइम भी एक डेटा टाइप है, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं होता, यहाँ पे एक अलग से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बट आप मुझे ये बताओ, अगर आपको डेट स्टोर करनी है तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे अभी तक आपको जितना पता है उसमें से? अगर आपको डेट या डेट टाइम स्टोर करना है तो कौन सा टाइप का वेरिएबल यूज करोगे? आंसर इंट। इंट, इंट क्यों करोगे बेटा? डेट में ये स्लैश नहीं आते, डेट में हाइफन नहीं आता, ये स्लैश हाइफन इंट में कैसे आ सकते हैं? आया समझ में गामिनी काव्या? डेट में हाइफन होता है ना या स्लैश होता है, तो वो इंट में कैसे स्टोर कराओगे? उसके लिए तो स्ट्रिंग ही मैम चाहिए होगा। आपने भी ये 0 के आगे 10 और 1 के आगे 20 इंडेक्सिंग कैसे करी थी? बस कुछ नहीं किया बेटा मैंने, यहाँ पे बस मैंने ये प्रिंट कराया था, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली थी दिखाने के लिए, प्रिंट इंडेक्स को भी प्रिंट करा दो और वैल्यू को भी प्रिंट करा दो। ये जो दोनों आ रहे हैं ना, पहला आ रहा है Okay. इंडेक्स में, दूसरा आ रहा है वैल्यू में। ये आ गया। अब क्योंकि वो लूप में इसलिए वो आगे पीछे ऐसे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। इससे मैं भी कमेंट कर देती हूँ। हाँ यस, तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करोगे, बट बेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। प्रॉब्लम है, अगर मैंने एक डेट लिखी, मैंने लिखा DOB और मैंने DOB में डाल दिया 30 फरवरी 2000, तो मुझे बताओ क्या 30 फरवरी डेट होती है कभी? नहीं होती ना। बट स्ट्रिंग में तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। आया प्रॉब्लम समझ में? 30 फरवरी कोई डेट ही नहीं है,
या मैं यहाँ पे लिख दूँ 40 फरवरी, ये कोई डेट है वैलिड? नहीं ना। बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डाल दूंगी डबल कोट्स में, तो डबल कोट्स में तो आप जो भी लिखो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट भी करा दूं तो ये तो कोई एरर नहीं देगा। बताओ, प्रॉब्लम समझ आई? स्ट्रिंग में डेट स्टोर करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों नहीं स्टोर कर सकते हम स्ट्रिंग में डेट? बोलो, बताओ, प्रॉब्लम समझ आई? क्योंकि डबल कोट्स में तो मैं कुछ भी डाल दूंगी वो एक्सेप्ट हो जाएगा ना। अगर मैं वहां पे 40 जून लिख दूं वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख दो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम समझ आई? तो हमें एक ऐसा कुछ चाहिए जो वैलिड डेट ले, जो एरर बताए। अगर मैं 30 फरवरी डालूं तो वो मुझे एरर बताए कि भाई 30 फरवरी की कोई डेट नहीं है। हमें कोई ऐसा जी मैकेनिज्म मैम। चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जब भी हमें डेट टाइम से डील करना होता है पाइथन में, जब भी हमें डेट टाइम स्टोर करना है या वैलिडेट करना है, चेक करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हम यूज करते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको भी मैं हटाती हूँ, न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इम्पोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो डेट टाइम का एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है जो पहले से बनी हुई है। तो इसमें मान लो मुझे ना अभी आज का डेट और टाइम देखना है, करंट डेट और टाइम देखना है। एक्सेल में क्या लिखते हो करंट डेट और टाइम देखने के लिए? बताओ, एक्सेल में करंट डेट टाइम देखने के लिए क्या लिखते हो? बोलो। टुडे। हाँ, नाउ भी लिखते हैं ना, टुडे लिखते हैं। हाँ, तो ये एक्सेल का फंक्शन है। यहाँ पर हमें अगर डेट, करंट डेट और टाइम देखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, हम एक वेरिएबल में लेंगे और हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ। इसका मतलब है डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर एक और डेट टाइम नाम का मॉड्यूल है। जैसे हम एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना सकते हैं सेम नाम का? जैसे यस मान मैम। लो मैंने एक फोल्डर बनाया सक्षम के नाम से और उसके अंदर भी मैंने एक सेम नाम से फोल्डर बना दिया, है ना, और फिर उसके अंदर एक फाइल है हेलो। तो इसको कॉल कैसे करना पड़ेगा? सक्षम डॉट हेलो, है ना। पहले हमें आउटर फोल्डर पे जाना पड़ेगा, फिर हमें उसके अंदर के फोल्डर पे जाना पड़ेगा, फिर हमें उसकी फाइल को कॉल करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह से है कि डेट टाइम नाम का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक और मॉड्यूल है, उसका नाम भी डेट टाइम है, और फिर उसके अंदर एक नाउ नाम का फंक्शन बना हुआ है। ये फंक्शन क्या करता है? आज का करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करेगा, और उसको मैंने एक एक्स नाम के वेरिएबल में डाला, और जब मैं उस एक्स वेरिएबल को प्रिंट करूंगी तो ये मेरे को आज का डेट और टाइम दिखाएगा। आया? ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये तो हमें पता है, पहला है ईयर, फिर है मंथ, फिर है डे, उसके बाद है आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, और ये है माइक्रो सेकंड्स। तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्मेट है? ये हमारा है ईयर, फिर है मंथ, फिर है आवर्स, उसके बाद है सॉरी डेट। ठीक है, उसके बाद है आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, और उसके बाद है माइक्रो सेकंड्स। ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको याद रखना, इस फॉर्मेट में हमारा डेट और टाइम डिस्प्ले होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को चाहिए खाली डेट चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर और क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो हमारा ना, जैसे टुडे फंक्शन आपका एक्सेल के अंदर है, ऐसे टुडे फंक्शन यहाँ भी है। जैसे मान लो आपको खाली डेट चाहिए, इससे क्या आ रहा है, नाउ से डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। अगर आपको खाली डेट चाहिए, प्रिंट ओनली करंट डेट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? तो उसके लिए आप ऐसे लिखोगे, अगेन मैं एक वेरिएबल सेम यूज कर लेती हूँ, फिर हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट डेट। इसको यूज करेंगे डेट टाइम डॉट डेट, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है टुडे। ठीक है, और अब अगर हम प्रिंट कराएंगे इस एक्स को, तो ये खाली मेरे को करंट डेट प्रिंट करके देगा।
ठीक है। तो ये हमारे, अब बेटा आप ना ऐसे मत समझना कि ये कैसे याद होंगे, जब आप इसको यूज करते जाओगे ना तो ये आपके दिमाग में आते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हमने तो बनाए नहीं, हम तो बने बनाए फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इनके यूजेज पर है कि हम किस तरह से इसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात आती है वैलिडेट करने की। जैसे मान लो अगर मैं 30 फरवरी डेट डालूं तो एरर आना चाहिए, है ना, या मैं कोई ऐसा रैंडम डेट डाल दूं, या रैंडम अगर मैं कुछ भी डाल दूं तो वो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई डेट डालना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट अ डेट। हम डे के लिए भी ऐसे लिखेंगे ना? हाँ हाँ, अभी हम देखेंगे, अभी हम और फंक्शंस देखेंगे। जैसे मान लो मुझे ये जानना है कि इस डेट पे संडे है कि मंडे है, तो हम वो भी देख सकते हैं। फिर हम ये जानना चाहते हैं अभी एएम है या पीएम है, वो भी देख सकते हैं। तो उन सबके हमारे ना बने हुए हैं पहले से स्ट्रिंग, तो उनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं। ओके, तो अब आता है हमारा प्रिंट अ डेट। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेट प्रिंट करी थी इससे पिछली वाली फाइल में, जो कि गलत थी, है ना। अब मान लो मैं यही डेट यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, इसको भी हटाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो डेट टाइम, अगर आपको खुद की डेट एक मैनुअली डालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डेट टाइम डॉट डेट, ऐसे। और अब आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पहले आपको डालना पड़ेगा ईयर, फिर आपको डालना पड़ेगा मंथ, फिर आपको डालना पड़ेगा डेट। अब जैसे ये मैंने एक वैलिड डेट डाली है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 Feb 2000, तो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे और मैं एक मैसेज भी डाल देती हूँ DOBS, ठीक है, आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर डाल दूं 38 या कुछ ऐसा, ठीक है, तो देखो एरर आ गया। आया समझ में? ये एरर तो स्ट्रिंग में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी इनवैलिड डालोगे तो एरर है। अब जैसे मंथ क्या होते हैं, 12, मंथ 12 होते हैं ना, अगर आपने 14 डाल दिया तो 14 तो इनवैलिड मंथ है, तो भी ये एरर देगा। और यहाँ पे मान लो मैं ये सही कर दूं और मैं मंथ गलत डाल दूं तो ये क्या करेगा, तो भी ये एरर देगा। और ये बोल भी रहा है कि मंथ 1 से 12 के बीच में होना चाहिए। समझ में आया? तो फर्क समझ में आया कि डेट हम स्ट्रिंग में क्यों नहीं ले रहे और हम इसमें क्यों ले रहे हैं, बताओ। डिफरेंस समझ में आया कि हम डेट टाइम को ही क्यों यूज करें, हम स्ट्रिंग के अंदर डेट टाइम क्यों ना डालें। ओके, हाँ बेटा अभी सीखेंगे, डेट का फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, कि पहले हम चाहते हैं कि पहले मंथ आए फिर ईयर आए, तो ये सब हम कर सकते हैं। अभी इसी के हम सारे फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको ना ईयर मंथ और डे अलग अलग प्रिंट करना है। जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी इसमें अगर मैं इस कोड को चला रही हूँ, अगर मैं इस वाले कोड को रन करूँ टुडे, तो ये मुझे करंट डेट दे देगा ऐसे, है ना। बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे को ना अलग से प्रिंट करना है कि ईयर क्या है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्रिंट ईयर इज, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x डॉट ईयर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर x नाम की डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा और प्रिंट कर देगा। फिर अगर मैं लिखूं प्रिंट मंथ इज x डॉट मंथ, तो ये मेरे को मंथ एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं डे इज, ये कौन सा डे है, तो x डॉट डे, ठीक है। तो आप अलग अलग, या आपको मान लो सिर्फ ईयर ही चाहिए या सिर्फ मंथ चाहिए या सिर्फ डे चाहिए, कुछ पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो आ गया इस तरीके से। तो मान लो आपको तीनों चीजें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप डॉट मंथ लगाओगे तो वो क्या करेगा, मंथ एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है।
अब देखो जिस तरह से हमारा डेट है, ऐसे ही हम करंट टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, हम करंट टाइम भी ले सकते हैं। तो अगर हमें करंट टाइम चाहिए, करंट टाइम, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, देखो डेट चाहिए तो डेट टाइम डॉट डेट, अगर हमें टाइम चाहिए तो डेट टाइम डॉट टाइम, और इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है टाइम, ठीक है। और अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊं, और डेट टाइम डॉट टाइम, एक सेकेंड रुकना, अच्छा मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा बेसिकली। मैम इसमें डे नहीं निकाल के देगा ये, जैसे मंडे फ्राइडे ट्यूसडे? नहीं नहीं, उसके लिए अलग तरीका है बेटा, अभी बताऊंगी वो कैसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं बट उसके लिए दूसरा फंक्शन है। हाँ, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे टाइम पे ना ये बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या डालना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 12 आवर्स 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, एक सेकेंड रुकना, हाँ ये 2 बार टाइम नहीं लिखना, एक बार लिखना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें तो जो भी हम यहाँ पे टाइम देंगे वो टाइम आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे अपने हिसाब से डेट दी है, ऐसे हम अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से लिखूं, मैं यहाँ पर अगर कुछ ना दूं तो ये बाय डिफॉल्ट 0 आवर्स 0 मिनट 0 सेकेंड्स देता है, ठीक है। अगर आप कोई भी टाइम के अंदर कुछ भी पास नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 0 आवर्स 0 मिनट 0 सेकेंड्स 0 माइक्रो सेकेंड्स, ये भी आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है जो आप सबका क्वेश्चन है, तो आप सबका क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या करना है, अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई करना है। हाँ, हमें अपने हिसाब से डेट का फॉर्मेट चेंज करना है ना। हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो डेट है उसमें ईयर पहले ना आके पहले मंथ आए, ठीक है। तो उस तरह का हम किस तरह से कर सकते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है strf टाइम। तो यहाँ पर अब देखते हैं strf टाइम फंक्शन। तो str मतलब स्ट्रिंग, f मतलब फॉर्मेट, टाइम मतलब टाइम, ये सबको पता है। तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये उस फॉर्मेट में आपके टाइम और डेट को मॉडिफाई करेगा जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस फंक्शन क्रिएट्स अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब जैसा आप चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन डेट, एक गिवन डेट में से जैसा आप चाहते हो वैसा एक्सट्रैक्ट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अभी के लिए हम सब कुछ कमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा d इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, तो ये क्या करेगा, अभी आज का डेट और टाइम दे देगा। प्रिंट कराया मैंने इसको, तो ये आया। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे आए 24/7/2024, ठीक है, इस तरह से मुझे चाहिए, ठीक है। या मैं यहाँ पे इसको आगे पीछे लिखना चाहती हूँ, तो देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे d, एक और वेरिएबल ले लेते हैं x इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम, नहीं इस पर्टिकुलर डेट को मॉडिफाई करते हैं, d डॉट strf टाइम। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बताती हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लिखेंगे %m, ठीक है, m होता है मंथ के लिए, फिर मैंने यहाँ पे स्लैश डाला, बाय डिफॉल्ट डेट में क्या आ रहा है, हाइफन, मैंने यहाँ पे स्लैश डाला कि भाई मेरे को हाइफन नहीं चाहिए, मेरे को स्लैश चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा एक सेकेंड,
फिर डे, और फिर हमने लिखा, नहीं डे नहीं है, एक सेकेंड, परसेंट डी एरर क्यों ले रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना। परसेंट एम, परसेंट डी, ओके पहले इतना करके देखते हैं। एक्स को प्रिंट करा दो, देखो आ गया। पहले आया मंथ, फिर आया, अब ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है, ये स्पेस में हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये परसेंट डी इसलिए तो नहीं आ रहा, और फिर मेरे को डेट चाहिए, डेट के लिए डी तो लिखते हैं, मे बी मैंने वेरिएबल लिया इस वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। ये 2 बार क्यों आया, अच्छा परसेंट डी क्यों नहीं चल रहा मेरा यहाँ पे, मैम आपने सेम वेरिएबल ले लिया डी और वो हाँ मैं एक बार उसको देख रही हूँ, हाँ वही प्रॉब्लम था, मैंने वेरिएबल वही ले लिया था। तो समझ में आया बेटा, इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे स्मॉल वाई भी लिख सकते हो। स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में क्या फर्क होता है, स्मॉल वाई में ना 2 डिजिट आते हैं ईयर के, देख रहे हो, जैसे 2024 का सिर्फ 24 आ रहा है, बट अगर आपको 4 डिजिट ईयर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा। दोबारा समझाती हूँ, बेसिकली जो भी आपकी डेट है उसको आप STRF टाइम के अंदर डाल दो, ठीक है। और अब आप यहाँ पर, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होते हैं, इसकी ना बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें हम और भी डेटा ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक डाला परसेंट बी, मैंने परसेंट बी डाला, ठीक है, तो देखो परसेंट बी से क्या आ जाएगा, मंथ का नाम, जैसे जुलाई है, ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ पर डाला परसेंट ए, परसेंट ए, ठीक है, तो इससे आ जाएगा कि आज क्या है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, तो इस पर्टिकुलर डेट को क्या पड़ रहा है, वेंसडे, तो इसने क्या दिखा दिया, वेंसडे। तो आप इस तरह से ये सब यूज कर सकते हो। तो सक्षम आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। यस अगर मैम हमें ये मैम बट जानना, मेरा एरर आ रहा है मैम। अच्छा बेटा आप चैट पे टाइप कर दो, मैं बता दूंगी कहाँ पे एरर है। गामिनी समझ में आ गया। तो इस तरह से आप डेट का फॉर्मेट चेंज करके प्रिंट कर सकते हो, जो भी जो पहले चाहिए वो पहले लिखो, जो बाद में चाहिए वो बाद में लिखो, हाइफन चाहिए तो बीच में हाइफन लगा दो, ठीक है, स्लैश चाहिए तो बीच में स्लैश लगा दो। समझ में आया ये फंक्शन सबको समझ में आया, प्लीज बताओ। और हम डी और ए लिखेंगे उसमें या कुछ और भी लिख सकते बहुत सारे फॉर्मेट स्ट्रिंग है बेटा, ये प्री डिफाइंड है, जो मैंने लिखा है ना ये प्री डिफाइंड है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, मम्मी एक बार ठीक और है। दिखाना। ये प्री डिफाइंड है सारे के सारे, परसेंट ए भी प्री डिफाइंड है, परसेंट बी भी प्री डिफाइंड है। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है सारे डेट के, इनका पहले से मीनिंग डिफाइन है। ओके ठीक है, अब मान लो आपको स्ट्रिंग को बदलना है डेट में, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है और आप उसे डेट में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए फंक्शन है strp टाइम, बस एक ही आखिरी फंक्शन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये डेट टाइम। बताओ यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब मान लो आपके पास ना स्ट्रिंग में डेटा गिवन है, आपके पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेट्स से 25 दिसंबर 2018, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहते हो कि ये जो है वो डेट टाइम में चेंज हो जाए। अगर अभी मैं इसको प्रिंट कराऊं और इसका डेटा टाइप प्रिंट कराऊं तो ये स्ट्रिंग में आएगा, है ना।
बट कभी कभी क्या है कि इसमें से आपको मान लो मंथ एक्सट्रैक्ट करना हुआ या ईयर एक्सट्रैक्ट करना हुआ, तो वो तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में तो डॉट मंथ डॉट ईयर अप्लाई ही नहीं होता। तो आप चाहोगे कि आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो किसमें? डेट में। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है str p time। ये क्या करता है? दिस